नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। कोरोना की तीसरी लहर से जल्द राहत मिल सकती है। देश में कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की गई है तो हरियाणा में भी संक्रमितों का आंकड़ा घटा है। लिहाजा घटते केस के साथ पाबंदियों में ढील दिए जाने की मांग अब एक बार फिर से उठने लगी है। व्यापारी बाजार खोलने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने को लेकर के तो अल्टीमेटम दे दिया है। व्यापारी और स्कूल संचालकों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको ग्राफिक के जरिए देश और प्रदेश के हालात क्या हैं ये समझा देते हैं। तो कोरोना का हाल आप जान लें। 24 तारीख को 3.5 लाख केस आए हैं, 23 को 3,33,000 थे, 22 को 3,37,000, 21 को 3,47,000, 20 को 3,17,000, 19 को 2,82,000 और 18 तारीख को 2,38,000 केस थे। मौत का आंकड़ा भी आप देखें 435 है आज का, 525 23 तारीख का, 488 22 तारीख का, 21 तारीख को 703 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 तारीख को 491 लोगों ने, 19 तारीख को 441 लोगों ने और 18 तारीख को 310 लोगों की मौत हुई है। तो 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का अगर आप डाटा देखेंगे तो केस लगातार आपको दिखेंगे कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ कमी अभी आज की अगर ये संख्या आप देखेंगे तो नजर आती है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मौत का आंकड़ा भी आप देखें 435, 525, 488, 703, 491, 441 और 310। तो यह आंकड़ा कितना तेजी के साथ बढ़ा है कि 2 लाख, 2.5 लाख, फिर 3 लाख, 2.25 लाख, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। आज की संख्या जरूर थोड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद सावधानी बरती जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि बहुत तेजी के साथ फैलता है और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर जो केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है। थोड़ी रफ्तार आप ये जरूर कहेंगे कि कुछ केसेस कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो सावधानी है वो ना बरती जाए। अब हरियाणा का भी हाल आपको दिखा देते हैं, तारीख दर तारीख हरियाणा का भी हाल आप समझ लें। 17 जनवरी को 9,204 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 12 लोगों की मौत हुई। 18 जनवरी को 8,388 लोग पॉजिटिव पाए गए, 8 लोगों की मौत हुई। 19 जनवरी को 8,847 लोग पॉजिटिव पाए गए, 12 लोगों ने जान गंवाई। 9,558 लोग 20 जनवरी को पॉजिटिव मिले, 6 लोगों ने जान गंवा दी। 9,655 लोग पॉजिटिव मिले, 21 तारीख को 12 लोगों की जान गई। 22 जनवरी को 8,753 केस पॉजिटिव थे, 11 लोगों की जान चली गई। और 23 तारीख को 7,516 केस थे, 12 लोगों की मौत हुई है। तो हरियाणा में भी आप देखेंगे कि आंकड़ा 7,000, 8,000, 9,000 के आसपास आ रहा है। तो स्कूल खोलने की मांग को लेकर के संचालकों ने 1 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है और मंगलवार को विधायकों को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। आज प्रशासन को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सोनीपत, जींद और भिवानी की। इन तीनों ही जगहों पर आज निजी स्कूल संचालकों की तरफ से प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है कि स्कूल को खोल दिया जाए और अगर नहीं किया जाता है तो फिर फरवरी में वो खुद ब खुद अपने स्कूलों को खोल लेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसके अलावा दुकानों का समय बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। तो लगातार एक तरफ आप देख रहे हैं कि केस बढ़े हैं, कुछ कमी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मांग की जा रही है उसको किस तरह से देखा जाए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। 25 तारीख को हमने हरियाणा के 90 विधायकों को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पेरेंट्स के साथ मिलकर एक ज्ञापन देगी और उनसे आग्रह करेगी कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, आप आग्रह करें और इन स्कूलों को खोलने का काम करें, चाहे स्कूल सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। हमारा ये नहीं कि हमारे प्राइवेट स्कूल खोले जाएं, हरियाणा के सभी स्कूल खोले जाएं ताकि हरियाणा का बच्चा पढ़ पाए और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। अगर सरकार उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम 1 फरवरी से पंचायतों के सहयोग से, नगर परिषद के पार्षदों के सहयोग से और जन संगठनों के सहयोग से 1 फरवरी से हम स्कूलों को खोलेंगे। तो वहीं व्यापारियों ने भी दुकान के समय को बढ़ाने की मांग की है। 6 की बजाय रात 8 बजे तक दुकानों को खोले जाने की मांग हो रही है। इसी कड़ी में कई जिलों में व्यापारियों ने ज्ञापन पत्र भी सौंपे हैं। सिरसा, हिसार और कैथल में भी आप देखें व्यापारियों ने भी ये मांग की है कि दुकानों का जो समय है उसको बढ़ाया जाए। व्यापार को नुकसान हो रहा है और ऐसे में उनकी दुकानों का जो समय है उसको और 2 घंटे एक्सटेंड किया जाए और इसी को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। आज जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया है और पूरे हरियाणा में
हर जिले मुख्यालय पर जगह जगह ज्ञापन दिए गए हैं, क्योंकि रेहड़ी वाले हैं, छोले वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, मध्यम दुकानदार हैं, उनका काम ही शाम को 6 बजे के बाद चालू होता है। अगर वो 6 बजे दुकान बंद करते हैं तो उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाता है। और पहले ही कोरोना महामारी के कारण व्यापारी लूटा पड़ा है, पिटा पड़ा है। मतलब शराब के ठेके खुले हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। रेलवे खुला है, वहाँ कोरोना नहीं है। बस स्टैंड खुला है, वहाँ कोरोना नहीं है। सरकारी जो ऑफिस सारे खुले हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। सिर्फ कोरोना व्यापारी की ही दुकान पे क्यों? ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आज व्यापारी के कारण किसी का कोरोना नहीं हो रहा, ना ही हमारे कोरोना कोई ऐसा बात है कोई आ रहा। तो हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं भाई, हम कोरोना का पूरा गाइडलाइन की पूरे पालना कर रहे हैं, जो ना प्रोटोकॉल है वो पालना कर रहे हैं। हमारा ये निवेदन है कि इसको 6 बजे से जो बढ़ा करके 8 बजे किया जाए। कि हमारी दुकानों का टाइम 6 बजे की जगह 8 बजे का किया जाए, क्योंकि सरकारी दफ्तर है, जो लेबर क्लास आदमी है वो 5 बजे तो फ्री होती है, 6 बजे तक वो निकलती है वहाँ से काम से और आगे दुकानें बंद हो जाती है। इसलिए व्यापार सारा ठप होया पड़ा है और लोगों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी व्यापारी हैं सभी आज के 2 साल से कोरोना की इस बीमारी के कारण पहले बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हैं और 6 से 8 का ही व्यापार का टाइम होता है और वही टाइम अगर बंद हो तो कहाँ से व्यापारी अपने खर्चे निकालेगा, टैक्स भरेगा, बिजली बिल भरेगा। तो व्यापारियों की बात को भी आपने सुना कि किस तरह से व्यापारी अपनी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन पत्र सौंपते हुए नजर आए हैं और दुकानों का जो समय है उसको 6 से 8 बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, जो कि व्यापार पर असर पड़ रहा है। इसके पहले भी कई बार चूँकि कोरोना के केसेस जब भी बढ़ते हैं इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, व्यापार उससे प्रभावित होता है। और आज इसी के मद्देनज़र जगह जगह पर जो ज्ञापन है उपायुक्त को सौंपे गए हैं ताकि ये जो समय है दुकानों को खोलने का उसको बढ़ाया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है चूँकि अब जो कोरोना के केसेस हैं उनमें कमी हो रही है और इसलिए इनके व्यापार को भी अब खोले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो भी बेहद परेशान हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको। तो कुल मिलाकर के स्थितियां आप देख रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं और कुछ कमी ज़रूर आंकड़ों में आपको देखने को मिलती है, लेकिन लगातार अगर ये डाटा कम होता है तब सरकार इस पर विचार ज़रूर कर सकती है। लेकिन अगर आंकड़े रोज़ाना आप देखें किस तरह से बढ़ते घटते हों तो फिर सवाल ये है कि इसको कैसे देखा जाए। अभी बाजार मॉल सबको शाम 6 बजे तक बंद करने की पाबंदी है। आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को छूट है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक अभी भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है। रैली, धरना, प्रदर्शन, इन सब पर रोक लगी हुई है। पाबंदियां अभी भी लगातार चल रही हैं। और आज के सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला ये है कि केस कम हो गए हैं तो क्या पाबंदियां हटेंगी? ये सवाल सबके जहन में है। सवाल दूसरा ये है कि बिना वैक्सीन स्कूल को खोलने की मांग आखिर कितनी जायज़ है, क्योंकि निजी स्कूलों को जैसे आपने देखा कि किस तरह से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सवाल ये भी है कि दुकानों का जो समय बढ़ाने की मांग कर रही है ये कितनी जायज़ है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। यशपाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। आप हरियाणा शिक्षक संस्थान के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा मनोहर पुनियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं फरीदाबाद मार्केट कमेटी के। मनोहर पुनियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा इस चर्चा की, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन ऐसा लगता है कि थोड़े बढ़े थोड़े कम हुए, लेकिन अभी ये जो डिमांड शुरू हो गई कि या तो व्यापारियों की जो दुकान है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, उनको खोलने की अनुमति दे दी जाए। शिक्षण संस्थान वाले अलग कह रहे हैं कि भाई हमारे स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और उन लोगों का भी जो रोजगार उसके साथ जुड़ा है प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये जो डिमांड की जा रही है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है? देखिए, सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा बहुत ऊपर होनी चाहिए। अब हमें ऐसा महसूस होने लगा है और ऐसा जानने लगे हैं, हम केवल स्कूल संचालक नहीं, पेरेंट्स भी सभी ऐसा सोचने लगे हैं कि सरकार की प्राथमिकता स्कूलों पर नहीं है, सरकार की प्राथमिकता शिक्षा को लेकर बहुत नीचे चली गई है। सरकार केवल और केवल हेल्थ की बात करती है, जबकि हेल्थ पर भी सरकार ने कोई खास काम नहीं किया। चलो, हेल्थ का हमारा विषय नहीं है, हम केवल और केवल शिक्षा की बात करते हैं।
ओमिक्रॉन के मामले बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम नहीं कहे तो कम होने शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, ओमिक्रॉन के मामले उतने खतरनाक साबित नहीं हो रहे हैं, और यहाँ तक भी बच्चों के लिए तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। ये सरकार भी मानती है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी कहा जा सकता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों की इम्यूनिटी से ज्यादा होती है, तो वो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है। और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन सरकार ने शुरू कर दी है। जब वैक्सीन तकरीबन हमारे गुड़गांव की बात करें, ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो 75% के तकरीबन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, और गुड़गांव में 86% के करीब बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। जब इतने बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है तो वे तो सेफ हो चुके हैं, तो उन बच्चों को तो हम कम से कम कल से ही कह सकते हैं कि आप तो स्कूल आइए, आप एजुकेशन, तो वो बच्चे 9th से और 12th क्लास के बच्चे जिनको वैक्सीन लग चुकी है, तो सरकार देर क्यों करती है इन मामलों को डिसीजन लेते वक्त। तीसरी बात यह कि जब स्कूल बंद किए जाते हैं या स्कूल खोले जाते हैं, तो कहीं भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों के किसी भी प्रतिनिधि से ये बात नहीं पूछी जाती और ये बात नहीं कही जाती कि आप भी अपना सलाह दीजिए। जो तो विशेषज्ञ समिति में होते हैं किस तरह से, हमें तो पता नहीं। हम भी विशेषज्ञ हैं क्योंकि हम भी शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम भी बच्चों के बीच रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, हम पेरेंट्स के बीच रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, कहाँ शिक्षा बढ़ सकती है। यदि उनको हम सब चीजों को समझते हैं तो हमारे से भी राय ठीक है। लेकिन यशपाल जी, एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। आपने कहा कि स्कूलों को खोलना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे वहां पर संक्रमित हो जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल लेगा कि सरकार लेगी? बच्चे संक्रमित यदि घर पे भी हो जाते हैं, यदि मॉल में भी हो जाते हैं, यदि बाजार में भी हो जाते हैं, यदि मैंने ये पूछा कि स्कूल के अंदर अगर होते हैं, देखिए बाकी कहीं भी होते हैं, उसके लिए आप किसी को भी जिम्मेदार ठहराइए। स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, यशपाल जी, स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप कि नहीं लेंगे? मैं आपसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर बच्चे स्कूल के अंदर संक्रमित होते हैं तो क्या स्कूल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा कि हाँ हमारी गलती से बच्चे संक्रमित हुए? गलती किसी की नहीं कहेंगे, हम ये कहते हैं बच्चों के सवाल तो खड़े करते हैं ना कि सरकार के ऊपर। अभी भी आपने सवाल खड़ा किया कि सरकार का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार ऐसा नहीं कर रही। जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो सब भागेंगे। मनोहर पुनियाल जी, दुकानों को खोल देना चाहिए क्योंकि अब सारे जो केसेस हैं अब देख रहे हैं कि वो कम हो रहे हैं, या फिर ओमिक्रॉन हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तरह तरह की बातें हैं, इसलिए दुकानों का जो समय है वो भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मनोहर पुनियाल जी, एक बार अनम्यूट करें, शायद मुझे लग रहा है आपका ऑडियो म्यूट है। चलिए मनोहर जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही, मैं रंजीता जी का रुख कर लेता हूं। रंजीता जी, जिम्मेदारी तो है सरकार की और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक तरफ तो जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए आपको ये ध्यान तो रखना पड़ेगा, चाहे स्कूल संचालक हों, चाहे मार्केट कमेटी से जुड़े हुए लोग हों, बीच का रास्ता कोई निकालना पड़ेगा। जो डिमांड्स अभी हो रही हैं उस पर सरकार का रुख क्या है? पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आप इसको कैसे देखती हैं? आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले सरकार का रुख ये है कि जान है तो जहान है। जिस तरीके का वेरिएंट ये आया, निश्चित तौर पे इसका प्रभाव कम था, पर पिछले हफ्ते जब हम डिबेट्स पर बैठे थे तो एक ही दिन में जब 12 मौतें हुई थी तो हाहाकार मचा था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों चीजें खोलने के लिए आतुर हो रही है, क्यों जल्दबाजी दिखाई जा रही है। तो आज जिस तरीके के हालात हैं, अगर हालात सुधरेंगे, अगर केसेस कम होंगे तो निश्चित तौर पे एक एक करके सब चीजों को दोबारा सामान्य रूप में लाया जाएगा। आपके सामने पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, और उसके बाद दूसरी वेव के बाद एक बहुत बड़ा हमने एक इसका वेरिएंट देखा जिसने कि तहस नहस कर दिया और बहुत ज्यादा पूरे हालात जो थे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो अब जो तीसरा वेरिएंट है, निश्चित तौर पे मोर्टेलिटी रेट कम है, पर हम बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि सब चीजें सामान्य हो जाए, उसके बाद ही स्कूल्स खोले जाए, उसके बाद ही जो मार्केट्स है पूरे टाइम के लिए खोली जाए। और नाइट कर्फ्यू अभी भी हम इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक हफ्ता और देखा जाए, ताकि फिर से दोबारा जो है लोग इसके चक्कर में ना फंसे। निश्चित तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए परहेज इसलिए किया जाता है कि छोटे बच्चे फूल के समान है, उनको नहीं पता कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। वो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं और उन्हीं हाथों से खेलते हैं, टच करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल्स के अंदर इस चीज को बढ़ा सकती है, जिसके चलते अभी हमने 1-2 हफ्ता और इसको वॉच करने की कोशिश की है कि बिल्कुल मिनिमम लेवल पे आ जाए, उसके बाद हम निश्चित तौर पे स्कूल खोलेंगे।
पहले बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनसे। रंजीता जी, एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है या हम लोग जो इन जनरल सुनते हैं कि आप लोग जब भी इस तरह से हम लोग देखते हैं केसेस बढ़ते हैं तो ये चीज बंद कर दीजिए, इस चीज को बंद कर दीजिए। 2 साल में हम लोगों की तैयारियां कहां हैं? क्योंकि अगर आपने लोगों को भारी संख्या में वैक्सीनेट कर दिया है, जो दावा आप लोग करते हैं, आप ये कहते हैं कि लोग अब जागरूक हो गए हैं, जो दावा आप लोग करते हैं, तो बार बार ये बंद करना, स्कूलों को बंद करना या मार्केट्स को बंद करना, वहां से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी तो रोजी रोटी से प्रभावित होती है ना। उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या इसका कोई रास्ता निकाल पाए? कोई प्लान है क्या रंजीता जी? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा। जो पहली वेव थी वहां पर एक भी इंसान वैक्सीनेटेड नहीं था तो खतरा बहुत ज्यादा था। दूसरी वेव जब आई तब तक हमारे 50% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए थे, खतरा और भी बढ़ा। पर आज मैं शुक्रगुजार होती हूँ मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के जो खट्टर साहब हैं कि आज हमारे 85% से ज्यादा पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ये वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट आया है, इसका असर हमें कम देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे जो व्यापारी हैं, भाई हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा सभी लोगों को। उनके जो काम धंधे थे वो बंद हो गए थे, पर धीरे धीरे करके अब उन चीजों को संभालने लाने की कोशिश की जा रही है। धरने प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। आपने मेमोरेंडम दिया है, सरकार आपसे पहले संज्ञान लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके का करोड़ों का रेवेन्यू का नुकसान पहले 2 सालों में हमने भुगता है, उसके बाद हम नहीं चाहते कि दोबारा से वो क्राइसिस आए। उसके बावजूद हमने अपनी जीडीपी को नहीं गिरने दिया। यही कारण है कि धीरे धीरे करके हम, लेकिन उसके बावजूद भी बंद करना पड़ता है ना बार बार। सवाल यही इसीलिए यहाँ पर खड़ा होता है। मनोहर जी सर, प्रिकॉशन क्यों खोल देना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि स्थितियां सामान्य हैं, इसलिए 2 घंटे एक्सटेंड हो जाना चाहिए, दुकानों को और खोल देना चाहिए? मनोहर पुनियाल जी। मेरा नाम मनोहर पुनियानी है, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें जी। देखिए, पहले 2 बार जो कोरोना की मार हमारे मार्केट्स के दुकानदार लोग जो झेल चुके हैं, अब ये तीसरे में जब इतना मतलब खतरा नहीं है तो उसको महसूस करते हुए एक टीम बननी चाहिए जो जायजा ले, कुछ मार्केट के प्रेसिडेंट से बात करे, कुछ ऐसा जायजा ले कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप देखिए, ये तो बंद नहीं शुरू हो जाएंगी, शॉप्स काफी खाली हो रही हैं, बंद हो रही हैं, लोग किराए नहीं झेल पा रहे हैं, लोग स्टाफ के खर्चे नहीं झेल पा रहे हैं। आप एक चीज और महसूस करें कि अगर हम ड्यूरेशन कम रखते हैं, 6 घंटे रखते हैं, तो लोग ज्यादा भागेंगे, भीड़ ज्यादा मचेगी। अगर उसको 8 घंटे कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा डिसीजन तो आ जाते हैं, सरकार जारी तो कर देती है, लेकिन उसके बाद जारी करके छोड़ देते हैं। ये नहीं महसूस करते हैं कि हाँ अब सिचुएशन कैसी है या धीरे धीरे उसको चेंज करना चाहिए। आप देखें, अगर इसको 8 बजे करेंगे, सर्विस क्लास लोगों को छोड़ छोड़ के भागना नहीं पड़ेगा, मार्केट में रश कम होगा। इसको 2 घंटे का समय इनको बढ़ाना चाहिए, ये नॉर्मल है। और इस बार कोरोना या उस तरह का ज्यादा पैंडेमिक इतना ज्यादा वो नहीं है कि जिससे कोई ज्यादा खतरा हो या डेथ रेशो बढ़ रही हो, तो थोड़ा इसको हम कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा टीम बनने के बाद एक जायजा लेना चाहिए, जायजे के हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि दुकानदारों पे किराए के खर्चे हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, और पिछली जो मार पड़ी है वो आज तक नहीं संभल पाए हैं, और इस वजह से थोड़ा कुछ उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इस पे गौर करना चाहिए। एक कुछ ऐसे मार्केट प्रेसिडेंट्स के या कोई इस तरह के नंबर, इनको एक ग्रुप बनाना चाहिए। और थोड़ा सा हमारी पिछले लॉकडाउन में मैं आपके इस चैनल पे मैं आया था, और यशपाल यादव जी हमारे डीसी थे, मेरी उनसे बात होती थी। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो महसूस करते थे, अगले ऑर्डर में उसको वो ठीक कर देते थे, करेक्ट करके उनको लागू कर देते थे। तो मैं समझता हूँ ऐसी टीमें बननी चाहिए, हमारा भी ध्यान रखना चाहिए, मार्केट्स का ध्यान रखना चाहिए। महिमा जी, आपका रिएक्शन चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं बता सकती किसने, लेकिन किसी एक साथी के जिनका आप शायद बाइक ले रहे थे, उन्होंने ये सवाल किया कि सरकार की आपकी प्राथमिकता क्या है, शिक्षा है या स्वास्थ्य है? हम कहते हैं कि इस सरकार की प्राथमिकता ना तो शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, इनकी प्राथमिकता है शराब के ठेकों के ऊपर जो हम देख रहे हैं मेहरबानी सरकार की, जबकि स्कूलों के ऊपर, शिक्षण संस्थानों के ऊपर एक बहुत बड़े स्तर पर हम बैकलैश देख रहे हैं जनता की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, स्कूल एसोसिएशंस की ओर से, सरकारी स्कूलों में भी जो महकमों में अफसर काम करते हैं उनसे भी यदि बात की जाए तो हमें ये पता लगेगा कि बच्चों का भविष्य किस प्रकार से दांव पे लगाया जा रहा है। ये सरकार जब भी बात करती है तो ना तो इनकी बातों में ना तो यूनिसेफ की गाइडलाइंस का जिक्र मिलता है, ना WHO की गाइडलाइंस का जिक्र मिलता है, ना कोई गाइडलाइंस की बात सुनाई देती है। आज कंवर पाल गुर्जर जी का बयान मैं पढ़ भी रही थी, सुन भी रही थी।
तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा हम योजना बना रहे थे 33% स्कूलों को अलग अलग 33% विद्यार्थियों को अलग अलग दिनों पर स्कूल में बुलाने की, लेकिन उस योजना का जिक्र या उससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइंस कि हम ऐसा करने का प्लान कर रहे थे या कैसा प्लान कर रहे थे, वो कुछ समझ में नहीं आता। आज आप यदि देखें आयुष जी, आज की सबसे बड़ी खबरों में एक सर्वेक्षण की खबर आती है जो मुंबई स्थित एक एनजीओ ने करवाया था पिछले वर्ष, जिसका नाम है पीपल्स रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्वेक्षण पिछले वर्ष करवाया गया कई महीनों के दौरान, और इसमें पता लगाया गया कि उदारीकरण के बाद आज पहली बार 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों की आय आधी हो गई है। ये मेहरबानी है हमारी सरकार की, जिसकी प्राथमिकता ना तो शिक्षा है, न ही हमारी सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य है। आप आज यदि देखें, आज की एक और बड़ी खबर आयुष जी कर्नाटका सरकार की है, जिन्होंने वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया है। और गौरतलब ये है कि वहां पूरे देश भर के 16.41% जो केसेस हैं वो अकेले कर्नाटका के अंदर है, यानी कि 50,000 केसेस पिछले 24 घंटे में कर्नाटका के अंदर मिले। बावजूद उसके कर्नाटका, जहां पर भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम वीकेंड कर्फ्यू हटाने का काम कर रहे हैं और स्कूलों के ऊपर उनको खोलने के लिए उसके ऊपर भी नीति बना रहे हैं। और अंततः एक खबर अपने ही प्रदेश की फतेहाबाद से, जो मैं आपके और हमारे दर्शकों के समक्ष लाना चाहती हूँ आज की चर्चा से, जो बहुत गौरतलब है इस चर्चा के लिए और जिसे देखे बिना इस चर्चा को संपन्न करना नामुमकिन होगा। फतेहाबाद के अंदर आप देखेंगे आयुष जी के 2 गांवों के लोगों ने मिलके ये ऐलान कर दिया है कि 25 फरवरी से हम तो अपने स्कूल के दोनों गांव के स्कूल खोलने जा रहे हैं। और सरकार को मैं कहना चाहूंगी कि उनसे गुहार करने की बजाय उन्हें हिदायत ही दी है कि हम बच्चों को भेज रहे हैं 25 फरवरी से स्कूल, आप शिक्षकों को भी भेज देंगे तो अच्छा होगा। ये ज्यादा हिदायत की तरह सुनाई देता है बजाय के एक दरखास्त के, हिदायत की तरह ज्यादा सुनाई देता है। तो क्या इसका जो निचोड़ निकल के आता है आयुष जी, क्या वो ये निकल कर नहीं आता कि धीरे धीरे लोग अपने हित को लेकर के खुद ही कदम उठाने लगे हैं, या यूं कहा जाए कि धीरे धीरे एक हद तक कंट्रोल को, नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे हैं, क्योंकि सरकार से उनका विश्वास उठ चुका है। उन्हें बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया है हमारी सरकार ने, जो कोई नीति बना नहीं पाई है। जैसा अभी उससे पहले भी एक वक्ता ने कहा कि कोई नीति नहीं है सरकार के पास, कोई तैयारी नहीं है पिछले 2 वर्षों में। बस जैसे ही लहर आती है तो फिर आनंद फानन में उल जलूल गाइडलाइंस जारी कर देते हैं और फिर बैठकर देखते रहते हैं कि कैसा उसका इफेक्ट होगा। चलिए, आपके हिसाब से आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई प्लान है नहीं। बिल्कुल, रजत पंजेटा, कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है सरकार के पास आयुष जी, और ये बेहद शर्मनाक बात। ठीक है, पंजेटा जी। जी देखिए आयुष, पहले तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा सबको। दूसरा, मैं थोड़ा इसी मुद्दे के ऊपर एक अलग तरीके से बात रखना चाहूंगा अपनी। अभी हाउस ऑफ कॉमन्स में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को मैं सुन रहा था। उन्होंने एक डेडलाइंस दी है, डेट दी है। उन्होंने जो वर्क फ्रॉम होम है उसे ड्रॉप कर दिया है, उसे खत्म कर दिया है। जो मास्क मैंडेट है, मास्क पहनना अब यूके में आवश्यक नहीं होगा, मास्क मैंडेट जो है वो भी ड्रॉप किया उन्होंने। और जो फुली वैक्सीनेटेड स्टेटस है बिजनेस प्रीमाइसेस, स्कूल्स वगैरह, चर्चेस वगैरह में एंटर करने के लिए, वो 27 जनवरी से वो भी इनका बंद हो जाएगा। सेल्फ आइसोलेशन जो है वो 24 मार्च, जो आज ही का दिन है। और यूके में अब आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे वैक्सीन लगाने के लिए, किया जा सकेगा वैक्सीन लगाने के लिए। चलिए, ये तो एक अलग देश का, अलग मुल्क का पर्सपेक्टिव है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी जिसमें एनसाकॉक है, इंडियन सार्स कोविड वायरस, कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टोरियम। तो इसमें हमारे 38 लैब्स हैं, उसकी भी एक बुलेटिन आया था। उसमें जो हमारे केसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली जो हमारे इंक्रीज हुए हैं उसके बारे में खबर छपी थी। तो देखिए, अलग अलग सारे व्यूज हैं और कई देश अब ये भी कह रहे हैं, WHO के चीफ जो है उन्होंने, टेड्रोस ने कहा है कि वर्ल्ड एक क्रिटिकल स्टेज में है। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू ब्रिंग द एक्यूट फेज ऑफ दिस पेंडेमिक टू एन एंड। तो हमें
सबको साथ मिलके इस पेंडेमिक को किसी तरह खत्म करना पड़ेगा एंड वी कैन नॉट लेट इट कंटिन्यू टू ड्रैग। हम इसको और ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी भाजपा की प्रवक्ता है रंजीता जी, उन्होंने कहा कि जीडीपी हमने नहीं गिरने दी। मैडम, जीडीपी गिरी है हमारे देश की। आपने कहा ये तीसरा वेरिएंट है, ये 5वां वेरिएंट है, लहर तीसरी है। तो देखिए आयुष, इसमें क्या है कि मैं मानता हूं कि ये घातक नहीं है, लेकिन WHO की मारिया वैन कर्कहोवे जो कह रहे थे कि जिनको इलनेस है, कोई और हिस्ट्री है बीमारी की, और जो थोड़े बुजुर्ग हैं और या डायबिटिक हैं या कोई उनको लंग की कोई इश्यूज है, तो उनकी डेथ्स भी हो रही हैं। इतना हम नहीं ले सकते कि माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं तो डेथ्स नहीं हो रही हैं। डेथ्स हो रही हैं निश्चित तौर के ऊपर। आज ही अगर मैं बताऊं तो 3,68,000 नए केसेस आए हैं आज भी, और 439 डेथ्स है, और एक्टिव केसेस भी कम से कम हमारे 22,49,000 हमारे जो है वो एक्टिव केसेस है। तो टोटल डेथ्स भी हमारी तकरीबन 5 लाख है, 4,89,000 हमारी जो है वो डेथ्स भी हो चुकी है। तो देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल है, इसमें तरीके हिदायत बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा था, स्कूल में संक्रमित हो गए तो जिम्मेवारी सारी सरकार की आएगी। अब बात आती है 2 घंटे टाइम बढ़ाने की। देखिए, अगर आप टाइम किसी का कम करेंगे तो उसी टाइम में अफरा तफरी का माहौल रहता है कि इसी टाइम के बीच में हमें सब कुछ करना है। और जो बड़े हैं वो एक हिदायत बरत सकते हैं, प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं 2 घंटे नहीं, मैं कम से कम 3 या 4 घंटे जो है टाइम बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो है लोग ज्यादा ना, एक कम टाइम की विंडो में लोग ज्यादा ना जाने की कोशिश करें। तो ये और हमारी अर्थव्यवस्था जो है, मिडिल क्लास जो है खासकर, मैं कहूंगा कम से कम 84 लाख ऐसे मिडिल हमारे जो हमारे 84 करोड़ के आसपास जो देश भर में ऐसा माहौल है कि 84 करोड़ के आसपास जो हमारे जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो हमारी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, हर वर्ग। और जॉब्स गई हैं, जॉब्स जो हमारी कमाई शक्ति है, जो उनकी पे स्केल है वो गिरा है, और वो मजबूर है, कम पे में भी काम करने के लिए मजबूर है। जैसे कि अभी बता रहे थे, मैं उनको अच्छी तरह सुन नहीं पाया इनको, लेकिन हाँ, निश्चित तौर के ऊपर जो दुकानें हैं वो खुलनी चाहिए। स्कूल के बारे में क्या निर्णय लेना है, मैं अगर इसके बारे में सरकार अच्छी तरह अगर खुले में अगर अरेंजमेंट कर सकती है, स्कूल खुलने चाहिए निश्चित तौर के ऊपर। बहुत लंबा समय हो गया है, आप शिक्षा को प्राथमिकता निश्चित तौर पे देनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हम सारा कुछ ही वर्क फ्रॉम होम करें, सब कुछ ही ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन में और जो एक वास्तविक रूप में अगर वहाँ जो स्कूल में जाके बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये ऐसा ना हो जाए कि ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाए, उनका IQ लेवल ही खत्म हो जाए। तो देखिए आयुष, मैं इस मामले के अंदर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नीति बनानी पड़ेगी सरकार को जिसमें शिक्षा भी प्रभावित ना हो, और जहां तक इनकी मांग है, जो ज्ञापन सौंपा गया है, 2 घंटे नहीं, कम से कम 3 या 4 घंटे आप खुला छोड़िए, आप समय ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, ताकि दुकानों पे जो है एक लिमिटेड टाइम में रश ज्यादा ना। यशपाल जी, स्कूल खोलने की बात आप कर तो रहे हैं, डिमांड्स भी आप कर रहे हैं कि आप सरकार भी कह रही है कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं, अभी अगर और आंकड़े कम होते हैं तो हम इस पर भी विचार करेंगे, लेकिन क्या वो तैयारियां हैं, स्कूल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोविड गाइडलाइन को आप लोग कैसे वहां पे फॉलो करवा पाएंगे? क्या इसको लेकर के पूरी तरह से आप लोग इंश्योर हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके विचार करने का तरीका क्या होता है कि जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार स्कूल खोल देती है तो ये खोल देते हैं, जब केजरीवाल सरकार स्कूल बंद कर देती है तो अगले दिन ये बंद कर देते हैं, जब पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है तो ये हरियाणा के स्कूल बंद कर देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें दिल्ली पर डिपेंड रहना, दिल्ली में सिचुएशन अलग है, हरियाणा में सिचुएशन अलग है, आप दिल्ली पर डिपेंड क्यों रहते हो? तो सोच विचार करना आपका ठीक बनता है, आप जायज तरीके से सोच विचार करिए, आप अपनी एक कमेटी बनाइए, शिक्षाविदों से पूछिए, उस तरह से बात करके यदि आप डिसीजन लेंगे तो एक सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। रंजीता जी ने कहा कि जीडीपी जो है हमने गिरने नहीं दी, बहुत अच्छी बात है मैडम, आपने जीडीपी को संभाल के रखा। तो सरकार यदि स्कूल जीडीपी को प्रोत्साहन नहीं देते, जीडीपी में स्कूलों का कोई योगदान नहीं है, तो आप उनको फटाफट बंद कर देते हैं, आप सोचते ही नहीं उनको बंद करने के बारे में, आप 1 मिनट से पहले डिसीजन ले लेते हैं कि बंद कर दीजिए स्कूलों को। आप सबसे पहले क्यों डिसीजन लेते हैं? आप शिक्षा को इतना कैजुअल क्यों लेते हैं, इतना हल्के में क्यों लेते हैं?
सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा पहले नंबर पर होना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि हेल्थ से ऊपर शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के बच्चा मानव जो है जानवर के समान हो जाता है। ऐसा हम पढ़ाते हैं बच्चों को। जब आप शिक्षा को, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, शिक्षा के मंदिरों को बंद कर रहे हैं और बार बार फोर्सफुली बंद कर रहे हैं, और एक जो है बच्चों की जितनी भी जनसंख्या उनको लॉकडाउन कर रहे हैं, दरवाजे का निकल रही है। ठीक है, आप शिक्षा संस्थान के संगठन से जुड़े हुए हैं, आप उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उसके मेंबर होने से पहले पेरेंट्स भी हैं। मुझे ये बताएं, बच्चों को कोरोना फैल जाएगा, उनके माँ बाप को कोरोना फैल जाएगा। यशपाल जी, जिस तरह की सिचुएशंस रही हैं पिछले दिनों या विगत दिनों जो हम लोगों ने देखा है, स्पेशली सेकंड वेव के अंदर, क्या बच्चों को स्कूल भेज सकते थे? आप ही अब बताइए, एक पेरेंट्स होने के नाते, क्या आप स्कूल भेज देते अपने बच्चे को पढ़ने के लिए? आप डेल्टा वेरिएशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा में नहीं भेज सकते थे। हमने खुद कहा कि स्कूलों को बंद करिए, हमने खुद सरकार से कहा कि गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, नहीं है ना। इसको तो अभी इस वेरिएंट को भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये खतरनाक नहीं है। अगर एक भी बच्चे की जान चली जाएगी तो वो भी बहुत कीमती है ना। तो सोचना तो दोनों स्तर पर पड़ेगा। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन बच्चों की जान को बचाना भी उतना ही जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते हुए कितने बच्चों की जान गई है? एक भी बच्चे की जान नहीं गई है, ना कि बच्चा संक्रमण हुआ है, क्योंकि बच्चे सब जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है एक बच्चे केवल घर के अंदर बंद रहते हैं, बच्चे मॉल में लापरवाही नहीं की जा सकती है ना। जान नहीं गई है तो बहुत अच्छी बात हो, ना जाए ये दुआ करिए। ठीक है रंजीता जी, देखिए एक सवाल उठा है, बड़ा बेसिक है। देखिए कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना तो स्कूलों के साथ आप लोग बातचीत करते हैं, ना ही मार्केट कमेटी के साथ आप लोग बातचीत करते हैं, इसलिए उनकी समस्या अपनी जगह पर जायज है। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। की बात का जवाब देना चाहूंगी, एक एक करके मुझे मौका दीजिए। ताज्जुब की बात तब आती है जब कांग्रेस की प्रवक्ता ये कहती है कि प्रायोरिटी जो है हमारे लिए एजुकेशन या हेल्थ नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी जो है वो शराब की दुकानें हैं। मैं इनकी सोच से ताज्जुब रखती हूँ कि बच्चों का भविष्य, बच्चों की हेल्थ को ये शराब से कैसे कंपेयर कर सकती है। शराब एक ऐसी चीज है जिससे सरकार को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, और शराब की दुकानों का आप स्कूल के साथ, आप हेल्थ के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आप बच्चों की जिंदगियों के साथ कैसे कह सकते हैं? थर्ड वेव जब आई थी सब लोग यही इशारा कर रहे थे कि इस बार जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ेगा, इसीलिए सरकार ने ज्यादा प्रिकॉशंस रखी, और उसी के चलते हमने बच्चों के लिए आईसीयूज, बच्चों के लिए सेपरेट बेड्स, बच्चों के लिए ऑक्सीजन वाले बेड, सब चीज के एडवांस में तैयारियां रखी। भगवान का शुक्र है कि उसका हमें मौका नहीं मिला कि इस चीज को इतना वेरिएंट बढ़ता, और वैक्सीनेशन के चलते सब लोग ठीक ठाक रहे। आज सब कुछ ठीक ठाक है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है, और जब ये वेरिएंट अपना उग्र रूप दिखाता है तो उसके बाद सब उंगलियां सरकार की तरफ उठती हैं कि सरकार ने इंतजाम नहीं करे, सरकार को क्या जल्दी पड़ी थी स्कूल खोलने की, सरकार को क्या जल्दी पड़ी थी करने की। तो आप सोचिए कि सरकार के लेवल के ऊपर हमें सब चीजों का जो समन्वय है उसको मिक्स एंड मैच करना है। अभी ये कह रहे हैं कि स्कूल वालों से हम कंसल्ट नहीं करते, बिल्कुल बाकायदा कंसल्टेशन की जाती है, जितने भी डीओज हैं उससे मीटिंग की जाती है, उनसे हालात चेक किए जाते हैं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है आने के लिए, कितने पेरेंट्स इंटरेस्टेड है बच्चों को भेजने के लिए। हमने पहले रोस्टर के तहत हफ्ते में 2-2 दिन बुलाकर बच्चों का शुरू भी करवाया था, और उसके बाद जब दोबारा से लहर आई तो फिर उसको कम किया। बच्चे अभी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और साथ में जाकर ऑफलाइन स्कूल में जाकर एग्जाम भी दे रहे हैं। तो मिक्स एंड मैच चल रहा है, हालात को देखते हुए सब चीजों को सुधार किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल ये जायज मांग है कि आप जो 2 घंटे पहले दुकानें बंद हो जाती हैं उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड होना चाहिए, निश्चित तौर पे उसके ऊपर सुझाव दिया जाएगा और उसके ऊपर काम भी किया जाएगा। पर जिस तरीके से आप हर समय सिर्फ आप दुत्कारने के लिए, आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कभी आप यूके का एग्जांपल देते हैं, कभी आप यूएसए का एग्जांपल देते हैं। क्या यूएसए और यूके का माहौल इंडिया की तरह समान है? क्या वहां की पॉपुलेशन हमारी यहाँ की पॉपुलेशन के बराबर है? कि वहां पे जितनी वैक्सीनेशन, वहां पे एक जो स्टेट है उसके हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा है, आप उसकी पॉपुलेशन का हमारी पॉपुलेशन से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहां पे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने मास्क खत्म कर दिए, उन्होंने स्कूल खोल दिए, उन्होंने ये कर दिया। सर हम अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही चल रहे हैं और पूरे सूझबूझ से काम चल रहा है ताकि एक भी बच्चे की, एक भी बुजुर्ग की, एक भी इंसान की जान ना जाए। जान है तो जहान है, और आप खुद बता रहे हैं कि इतना भी सिंप्लीफाइड नहीं है, अभी भी मौतें हो रही है। पैरेलल देखकर सब चीजों को, लास्ट वीक में तब सब लोग कह रहे थे कि आपने जल्दी कर दी है खोलने की, इस वीक में कह रहे हैं कि अब आप जल्दी नहीं कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। तो सरकार को समय दीजिए, सरकार अपने सूझबूझ से काम कर रही है और सबकी सलाह लेकर चल रही है। हमें बच्चों की जान भी बहुत प्यारी है और हमें व्यापारियों का जो नुकसान है उसको भी साथ साथ देखना है। उसके चलते हुए सरकार बिल्कुल सही डिसीजन लेगी और सबके हित के लिए डिसीजन लेगी।
मनोहर बुनियाल जी, एक चीज हम लोगों ने देखी खासतौर से स्पेशली जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, ग्राउंड पर जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, दुकानों के अंदर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होता और जो लोग वहां पर एकत्रित होते हैं उनसे भी क्या उम्मीद करें जब वहां पर इतनी भीड़ हो जा रही है। जिम्मेदारी फिर आप लोगों की भी हो जाएगी, एसोसिएशन से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद से भी और जो लोग आपके कस्टमर के तौर पर आ रहे हैं उनको आप इंश्योर कैसे करेंगे। सारी चीजें प्रशासन के ऊपर डालेंगे तो फिर प्रशासन को इसका निर्णय लेने दीजिए कि दुकानों की टाइमिंग आखिर क्या होगी। देखिए आयुष जी, जहां तक हमारे हुड्डा मार्केट्स का सवाल है, सबसे पहले तो ये मार्केट्स बड़ी बड़ी हैं, शॉप्स अलग अलग हैं और इसमें काफ़ी गैप है और काफ़ी पैसेज वगैरह बड़े हैं, तो यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता और पहले ही इस समस्या की वजह से कस्टमर 20% रह गया है। रश वैसे ही नहीं है और मार्केट्स भी खुली हैं, ज़्यादा सटी हुई नहीं है। जैसे पुरानी मार्केट्स हैं हमारे यहाँ, ओल्ड फरीदाबाद या NIT या और मार्केट्स हैं, उनके मुकाबले हुड्डा मार्केट्स काफ़ी सेफ हैं। प्लस हमारी मार्केट्स में ज़्यादातर ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर मास्क जो रेडी मार्केट्स है जो तंग दुकानें हैं उसके लिए क्या लिखा होता है। मनोहर जी, लेकिन ये तो सभी के लिए होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हुडा मार्केट्स को खोल दें और बाकी जो लोकल मार्केट्स हैं उस पर ये हम एप्लीकेबल कर दें। के लिए एक समस्या है कि अलग नहीं कर सकते, लेकिन कहीं भी अगर समय बढ़ाएंगे तो कस्टमर डिवाइड होगा, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जैसे हमारी मार्केट्स में सैनिटाइजर मोस्टली आपको मिलेंगे सब जगह और मास्क भी पहने हुए मिलेंगे। हमारी मार्केट्स में थोड़ा सा कस्टमर डिफरेंट है, वो समझदार है, थोड़ा सा उस तरह से आते हैं, तो वो आप कभी सर्वे करवाएं, चेक कराएं। हमारी मार्केट्स में थोड़ा इस चीज का पालन ज्यादा किया जाता है हुड्डा मार्केट्स का। अगर आप सर्वे करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सब पता चलेगा। लेकिन हाँ, सरकार रूल्स अलग अलग नहीं बना सकती है, बट फिर भी समय बढ़ाने से जो फर्क पड़ेगा मुझे लगता है उससे काफी फर्क पड़ेगा। और देखिए दुकानदार आज बहुत परेशान है, काफी शॉप्स जो हैं वो बंद होती जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, किराए बहुत ज्यादा है हमारी हुड्डा मार्केट्स में, वैल्यू ज्यादा है, किराए ज्यादा है, इनको झेलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सरकार को थोड़ा इसमें हर वीकली इसको जज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, हमें वीकली महसूस करते हुए उसके ऑर्डर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है मनोहर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात जरूर पहुंचेगी और इस पर जरूर विचार होगा। महिमा जी जवाब दीजिए, भाई शराब के ठेकों से कैसे आप कंपेयर कर देंगे शिक्षा को? आयुष जी, बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। आप ये बताइए जरा कि ये जिस प्रकार का कथन भाजपा की प्रवक्ता ने दिया है, शर्मसार कथन कि शराब से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, क्या वो इनडायरेक्ट तरीके से ये कहना चाह रही हैं कि बच्चों से जो देश का भविष्य है उनसे तो हमें कोई रेवेन्यू मिलता नहीं है, या इस समय सीधा सीधा कोई लाभ मिलने की परिस्थिति नहीं है, तो इसलिए उनके भविष्य को दांव पे लगा दिया जाए। इसे कहते हैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जो भाजपा की प्रवक्ता ने अभी किया। क्योंकि ये बहुत ही दुखद है कि भाजपा की ये जो सरकार है ये सोचती है कि शराब के ठेकों पर आने वाले लोग, जिसका समय 10 बजे तक का रखा गया है, वहां कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, या वहां सभी लोग सारी गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे। वही लोग जो शराब खरीदने जाएंगे, वही लोग मार्केट्स में जाएंगे या अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, या वो कोई और ग्रह से आने वाले लोग हैं? जो शराब खरीदने जाते हैं वो कोई और ग्रह से आने वाले लोग हैं, और जो मार्केट्स में जाते हैं वो कोई और ग्रह से आने वाले लोग हैं क्या? दूसरी बात आयुष जी, आपके डिबेट्स के ऊपर मैं लगातार पिछले 2 हफ्तों से पूछती रही हूँ और दूसरे चैनल्स पर भी भाजपा के प्रवक्ताओं से कि 6 बजे तक दुकानें बंद करवाने आ जाता है प्रशासन, जबकि करियाने और सब्जी की दुकानें एसेंशियल सर्विसेज में हैं। मैं कुरुक्षेत्र की लोकल मार्केट्स में पिछले 2 दिनों में बहुत सारे व्यापारियों से मिली, दुकानदारों से मिली, जिनकी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, पर वो कहते हैं कि मैडम गाइडलाइन ना होने के बावजूद भी 6 बजे पुलिस आकर के हमारी दुकानों को बंद करवा देती है। पहले 2 दिन ऐसा नहीं था, तीसरे दिन से आकर के इस तरह बंद करवाया जाने लगा। मैंने कहा आप उनसे लिखित गाइडलाइंस क्यों नहीं मांगते कि कहाँ पर लिखा गया है, क्या गाइडलाइन है? भाजपा के प्रवक्ता डिबेट्स के ऊपर जो पिक्चर दिखाते हैं, जो छाया, जो छवि लोगों को दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर आप देखें तो बिल्कुल अलग माहौल है। दुकानदार परेशान हैं, हताश हैं, चालान के डर से प्रशासन से सवाल नहीं उठाना चाहते, टक्कर नहीं लेना चाहते, इस तानाशाही वाली सरकार से पूछना नहीं चाहते। लेकिन जैसा मैंने फतेहाबाद का उदाहरण दिया था
या यहाँ पर भी जो हमारे मार्केट कमेटी के दोस्त बैठे हैं, और जगह जगह पर अब धरना प्रदर्शन होने लगे हैं। भाजपा की प्रवक्ता ने शुरू में कहा था कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या करने से कुछ होगा, वो भाजपा की प्रवक्ता भाजपा के बिहाफ पर हमें बता दें। आयुष जी, जैसा आपने भी पूछा था भाजपा की प्रवक्ता से कि क्या इसके लिए कोई रास्ते निकाले हैं क्या भाजपा सरकार ने, क्या स्कूलों को लेकर के खोलने की कोई नीतियां निकाली हैं क्या? कोई जवाब सरकार हमें देती नहीं है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देती नहीं है, और फिर आकर कहते हैं कि शराब से तुलना ना करें बच्चों से शराब की तुलना नहीं की गई है, शिक्षण संस्थानों से शराब के ठेकों की तुलना की गई है। एक बार की गई है, 1000 बार की जाएगी। एक बार सवाल है, 1000 बार किया जाएगा कि यदि शिक्षण संस्थान बंद हैं तो शराब के ठेके 10 बजे तक खुले कैसे हैं? इसका कोई तर्क संगत जवाब यदि भाजपा की प्रवक्ता सरकार के हवाले से दे सकती हैं तो हम हाथ जोड़कर बेहद शुक्रगुजार होंगे भाजपा की, पंजेटा जी और इसकी प्रवक्ता की। पंजेटा जी, इतने बड़े-बड़े लेक्चर मौका दे। ठीक है, पंजेटा जी की बात आ जाए, फिर माता और रंजीता जी एक सेकंड। हाँ, स्कूल जो है वो तो दोपहर को ही खत्म हो जाता है। अगर आप कुछ एक्सटेंड भी करना पड़े टाइमिंग तो भी आप उसको 1-2 घंटा एक्सटेंड भी कर सकते हो कि अगर आपको इंटरवल में बुलाना है कि अभी हम 50% कैपेसिटी इतने से इतने शिफ्ट में आएंगे तो शिफ्ट इंक्रीज भी की जा सकती हैं। अगर आपको कुछ आउटडोर क्लासेस हैं, कुछ इंडोर क्लासेस हैं, रोटेशन भी की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर शराब के रेवेन्यू के साथ शिक्षा का अगर आप बच्चों का जो स्तर गिर रहा है कि भाई अगर पैसा आ रहा है तो सब कुछ चलेगा, सब कुछ हम दाव पे लगा सकते हैं, तो ये देखिए ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। और अभी भाजपा की प्रवक्ता ने एक चीज और कही, मैडम मैंने यूके और यूएस, मैंने ये नहीं कहा कि आप फॉलो कीजिए, मैं तो जो विश्व में हो रहा है वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप यूएस में जाएं तो यूएस में 7 लाख से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ रही हैं। और जो फाउची है, डॉक्टर फाउची है, उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में केसेस और भी बढ़ेंगे। तो हर मुल्क का अलग है, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको सरकार को सुझाव नहीं दिया कि आप यूके को फॉलो कीजिए या यूएस को फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहते हैं जीडीपी गिर रही है, 20% जो रह गई है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो आपकी तारीफ कर रहे थे मैडम कि हुड्डा की जो मार्केट्स हैं वो वेल प्लान्ड है, ये आपकी सरकार की तारीफ है, वो दूर दूर है। अगर कोई कंजेस्टेड मार्केट है, कोई रेडी मार्केट है, तो वहां ऑड इवन भी कर सकते हैं आप। वो तो आपको सुझाव दे रहे थे कि अगर आप वहां हुड्डा की मार्केट को खोल भी देते हैं तो प्रॉपर गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनने की बजाय आप रिबटल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, रंजीता जी जवाब दीजिए। देखिए, दोनों जो मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, बार बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कंपैरिजन किसका कर रहे हैं। कौन इनको कह रहा है कि रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली हैं, 6 बजे दुकानें सब बंद है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज खुली है। उसका ये कुतर्क और झूठ बोल रहे हैं कि उनकी दुकानों को जबरदस्ती पुलिस वाले बंद करवा रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि एसेंशियल सर्विसेज में सब्जी की और दवाई की दुकानें आती हैं और सभी की सभी दुकानें प्रॉपर अपने 8 साढ़े 8 जितने बजे का टाइम है उतने बजे ही बंद होती हैं। तो बार बार इनके हाथ हिलाने से या इनकी गर्दन हिलाने से झूठ सच में, सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। इसलिए आपको तर्क देना बंद कीजिए। और शिक्षा संस्थान, जहां तक मैंने आपको बताया कि हमारे लिए बच्चों की जिंदगी, ये हमारा फ्यूचर है, ये मेरे आने वाला भविष्य है, इनके लिए हर चीज फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा तो हम रखेंगे और इनके लिए जितने भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी हम लेंगे। मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हमने एग्जाम्स वहां पर स्कूल में बुला के बच्चों के, हम भी उम्मीद यही करेंगे रंजीता जी, कम से कम इसका समाधान निकाल लें आप लोग। लेकिन अब समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हाँ, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं और कुछ केसेस कम भी होते हुए आपको विगत दिनों नजर आए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सावधानी अभी भी रखी जाए, क्योंकि कोरोना किस करवट बैठेगा इसको कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।